हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न हैं। आज हम हमारा पाठ निबंध लेखन यानी ऐसे राइटिंग को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है पाठ 21, निबंध लेखन ऐसे राइटिंग। निबंध अपने दिए गए विषय पर लिखा जाता है। निबंध में सदैव सीमा जो होती है वो निर्धारित की जाती है। 150 से 200 शब्द या कक्षा के अनुसार उसमें सीमाएं निर्धारित की जाती। निबंध में क्रमबद्धता देखी जाती है। क्रमबद्धता से बातों को लिखा जाता है। निबंध लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए किसी भी बात को हम बार बार न दोहराएं। वर्तनी में हमारी कम से कम अशुद्धियां हो, यानी लिखते समय कम से कम गलतियां हो। हमारी जो हस्तलेखन है यानी हैंड राइटिंग जो है वह सुंदर होनी चाहिए। आइए इसे पढ़ते हैं। निबंध का अर्थ होता है नियोजित ढंग से बंधे हुई वाक्य की रचना। निबंध लेखन एक कला है। यह साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसे सही ढंग से लिखने के लिए अध्ययन और अभ्यास की जरूरत पड़ती है। कला की दृष्टि से निबंध को सुंदर बनाने के लिए भाव, संगठन, क्रम, प्रभावपूर्ण भाषा शैली और व्याकरण का ध्यान रखना चाहिए। निबंध लेखन के कुछ नियम हैं। वैसे तो निबंध लेखन का कोई सर्वमान्य या पहले से तय नियम नहीं होता, फिर भी निबंध अच्छा लिखने के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं। जिस विषय पर निबंध लिखा है उस विषय पर वर्णन सही और क्रमबद्ध ढंग से करना चाहिए। विषय से भटकना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि निबंध किसी और के बारे में पूछा जाए और हम किसी और के बारे में लिखें, यह गलत है। लेखन मौलिक, स्पष्ट और सरल होना चाहिए। निबंध की भाषा सुंदर, स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। अपनी बातों या तर्कों को प्रमाणित करने के लिए युक्तियों, उदाहरणों अथवा काव्य पंक्तियों का भी यथास्थान प्रयोग करना चाहिए हमें। निबंध लेखन में शब्द सीमा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। निबंध लेखन से पूर्व उसकी रूपरेखा भी बना लेनी चाहिए। निबंध के प्रकार हैं। विषय के आधार पर निबंध के प्रकार 4 हैं। साहित्यिक निबंध, ऐतिहासिक निबंध, सामाजिक समस्याओं से संबंधित निबंध और वैज्ञानिक निबंध। यानी विषय के आधार पर 4 भागों में निबंध को बांटा गया है। अगला 5वां है खेल या मनोरंजन से संबंधित निबंध और राजनीतिक निबंध, यानी 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ख है शैली के आधार पर निबंध के प्रकार। शैली के आधार पर 2 भागों में बांटा है। विषय प्रधान निबंध और व्यक्ति प्रधान या ललित निबंध। निबंध के अंग। निबंध 3 भागों में बांटे जाते हैं। पहला आरंभ, मध्य और अंत। सबसे पहला है आरंभ। निबंध का आरंभ प्रभावशाली और आकर्षक ढंग से होना चाहिए। इसके लिए कोई कथन, सूक्ति या वाक्य पंक्ति का भी उपयोग किया जा सकता है। किसमें? निबंध लिखने की शुरुआत में। ख है मध्य। इस भाग में निबंध के विषय को स्पष्ट किया जाता है। इसमें लेखन तथ्यात्मक, तथ्यात्मक तथा होता है और तथ्यों को अलग अलग अनुच्छेदों में लिखा जाता है। अंत में है ग अंत। अंत की भांति, प्रारंभ की भांति अंत भी प्रभावशाली ही होना चाहिए। निबंध का अंत इससे सारांश, निष्कर्ष अथवा अपने विचार की स्थापना के साथ करना चाहिए। निबंध लिखने के सामान्य बिंदु होते हैं। पहला प्रस्तावना यानी भूमिका। विषय वस्तु लिखनी है जिसके बारे में हम विषय लिख रहे हैं वह, और भाषा की शुद्धता, भाषा सही होनी चाहिए। पहला निबंध दिया गया है भारतीय किसान। भारत गांवों का देश है। भारतीय किसान परिश्रम, सेवा और त्याग की सजीव मूर्ति है।
कठोर परिश्रम और तपस्या इसके जीवन के दूसरे नाम है। किसान बहुत मेहनती होते हैं। उसका जीवन कर्मयोगी की तरह मिट्टी में रत्न उत्पन्न करने की साधना में लीन रहता है। तपती हुई धूप, कड़कड़ाती सर्दी और घनघोर वर्षा में वह तपस्वी की भांति अपनी साधना में अडिग रहता है। सभी ऋतुओं का आनंद वह हंसते खेलते लेता है। भारतीय किसान के रहन सहन में सादगी दिखाई देती है। उसके जीवन पर बदली हुई परिस्थितियों का कोई विशेष असर नहीं पड़ता है। फैशन और आडंबर की दुनिया से वह सदा ही दूर रहते हैं। उसका जीवन अनेक प्रकार के अभावों से घिरा रहता है। अशिक्षा के कारण भारतीय किसान अनेक बातों में पिछड़ रहा है। उसका मानसिक विकास नहीं हो पाया है। यही कारण है कि उसका जीवन अंधविश्वासी होता है। अपनी खून पसीने की कमाई को व्यर्थ के रीति रिवाजों में खर्च करने में वह हिचकता भी नहीं है। इसके लिए उसे गांठ से सेब साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है। निम्न वर्ग का किसान कर्ज में ही जन्म लेता है। जीवन भर साहूकारों के कर्ज में पिसता है और कर्ज में ही वह किसान मर जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र ने अपने उपन्यास गोदान में किसान के जीवन का मार्मिक चित्रण किया है। स्वतंत्रता के बाद किसानों की दशा को सुधारने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए हैं, लेकिन इतना कुछ होने पर भी भारतीय किसान का जीवन संक्रमण काल से गुजर रहा है। एक और तो वह शिक्षित हो गया है, खेती के लिए नए उपकरण और साधनों का प्रयोग करता है और अधिक और आर्थिक संपन्नता की ओर अग्रसर है। इसके विपरीत दूसरी ओर अब उसके जीवन में कुसंस्कार और कुरीतियां घर कर रही हैं। अब उसके बेटे पोते खेती से नाता तोड़कर बाबू बन गए हैं। खेतों की सुगंधित हवा में उन्हें धूल अधिक अब दिखाई देने लग गई है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय किसानों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया है। सरकार ने उन्हें अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की हैं। वे उत्तम बीजों के महत्व और आधुनिक मशीनों का प्रयोग करना सीख गए हैं। शिक्षा के प्रति उसकी रुचि बढ़ी है। अब ग्राम पंचायत और सरकारी समितियां उसे जागृत करने में प्रयासरत है। दूसरा निबंध है हमारा समाचार पत्र। पहला, आज के युग में समाचार पत्र देश विदेश के समाचार जानने का सरल और लोकप्रिय साधन है। हमारे देश में सामान्य पत्र और चलन 18वीं शताब्दी से हुआ था। समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाती है और जनता भी अपनी भावनाओं को सरकार तक पहुंचाती है। समाचार पत्र मनोरंजन के साधन तो होते ही हैं, ज्ञान विज्ञान बढ़ाने के भी साधन होते हैं। आजकल दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक और समकालीन समाचार पत्र प्रकाशित किए जाते हैं या होते हैं। हिंदी के समाचार पत्रों में हिंदुस्तान टाइम्स, नव भारत टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, वीर अर्जुन आदि प्रमुख अखबार हैं। अंग्रेजी के समाचार पत्रों में इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन, द हिंदू, आजाद, आनंद बाजार पत्रिका और टाइम्स ऑफ इंडिया प्रमुख है। अथवा है समाचार पत्रों में खेलों की जानकारी और समीक्षा भी प्रस्तुत की जाती है। समाचार पत्रों के माध्यम से जन जागरण होता है, जनमानस के विचारों में क्रांति भी उत्पन्न होती है। आज के युग में समाचार पत्रों का
शिक्षा संबंधी महत्व बहुत अधिक है। समाचार पत्र सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को सही आलोचना करके सरकार को जागरूक बनाए रखते। तीसरा है हमारा विज्ञान के चमत्कार। आज का युग विज्ञान का युग है। आज हर क्षेत्र में विज्ञान के चरण बढ़ते जा रहे हैं तथा विज्ञान ने स्वर्ग की सुंदर कल्पना को इस पृथ्वी पर उतार दिया है। विज्ञान ने अनेक ऐसे नए नए उपकरण प्राप्त किए हैं जिनसे दूरियां सिमटकर आज नजदीकियां बन गई हैं। प्रकृति पर उनका नियंत्रण है। गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी का आनंद अब लिया जा सकता है। वैज्ञानिक उपकरणों ने थल यानी जमीन, जल तथा वायु पर अपना आधिपत्य जमा लिया है, यानी अपना अधिकार जमा लिया। हमारे भोजन, वस्त्र, आवास, यातायात, संचार, चिकित्सा, मनोरंजन आदि सभी क्षेत्रों में विज्ञान का प्रमुख प्रभाव देखा जा सकता है। विज्ञान की सहायता से हम पृथ्वी को कुछ ही घंटों में नाप सकने में समर्थ हैं। अब तो मनुष्य चंद्रमा भर भी अपने चरण रख चुका है। विज्ञान ने हमारे लिए आवागमन के अनेक तीव्रगामी साधन बना दिए हैं। मोटर रेलगाड़ी, हवाई जहाज आदि के द्वारा हमारी यात्रा बहुत सुगम हो गई है। हम टेलीफोन के द्वारा अपने घर पर भी बैठे बैठे दूर के व्यक्तियों से बात कर सकते हैं। इंटरनेट, मोबाइल फोन, फैक्स आदि उपकरणों ने हमें सूचनाओं के आदान प्रदान करने में सुविधा प्रदान की है। कंप्यूटर भी विज्ञान की ही देन है। आज कोई भी काम कंप्यूटर के बिना मुमकिन नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की उपलब्धियां अत्यंत महत्वपूर्ण और चौंका देने वाली है। अब रोगों पर काबू पाना आसान हो गया है। दूरदर्शन का आविष्कार करके विज्ञान ने हमारे मनोरंजन की दुनिया में क्रांति ही ला दी। अब हम अनेक रोचक कार्यक्रम दूरदर्शन पर देख सकते हैं। विज्ञान ने जहां इतने अच्छे आविष्कार किए हैं, वही बम और घातक शास्त्रों का निर्माण करके हमारे जीवन पर भय की यानी डर की तलवार लटका दी है। परमाणु शास्त्रों से हमारे जीवन को भारी खतरा है। आज के वैज्ञानिकों का कर्तव्य है कि वे विज्ञान का उपयोग मानव कल्याण के लिए करें। ऐसा करने से पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है। चौथा निबंध है हमारा दशहरा। पहला बिंदु, भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहार अपनी अपनी विशेषताएं रखते हैं। भारत को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। दशहरा भी इसी प्रकार का पावन पर्व है। यह पर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इसी पवित्र तिथि को श्री राम ने लंकापति रावण को परास्त किया था तथा सीता को बंधन मुक्त कराया था। इसी घटना की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। श्री राम की रावण पर विजय दानवता पर मानवता और असत्य पर सत्य तथा अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। विजयदशमी को मनाने की अनेक रीतियां प्रचलित है। क्षत्रिय लोग इस दिन अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं। बंगाल में यह त्योहार दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। 9 दिन तक दुर्गा पूजा की जाती है और 10वें दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा को नदी या समुद्र के जल में विसर्जित कर दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू नगर में विशाल दशहरे के मेले का आयोजन होता है, जिसे देखने के लिए देश के कोने-कोने से लोग आते हैं। उत्तर भारत के अधिकांश भागों में दशहरे के कुछ दिन पूर्व ही रामलीलाएं आयोजित की जाती हैं, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जाता है। दशहरे के दिन एक विशाल मैदान में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशालकाय पुतले बनाए जाते हैं, जिसमें आतिशबाजी का सामान भर दिया जाता है। सायकाल
श्री राम अग्निबाण चलाकर पुतलों में आग लगा देते हैं और पुतले धमाकों की आवाज के साथ में जल उठते हैं। मैदान में विशाल जनसमूह इस उत्सव का आनंद लेने के लिए एकत्रित होता है। दशहरे के दिन हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि देश की अखंडता, एकता तथा समाज की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दे। पांचवा है हमारा ईद। ईद हमारे मुस्लिम भाइयों का त्योहार है। आइए इसे पढ़ते हैं। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। यहाँ विभिन्न धर्मों के अनुयायी निवास करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संस्कृति अपनाने और अपने त्योहार मनाने की पूरी स्वतंत्रता है। जिस प्रकार हिंदू होली, दीपावली, दशहरा आदि त्योहार मनाते हैं, ईसाई क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं, उसी प्रकार मुसलमान भी ईद का त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में मनाते हैं। ईद दो प्रकार से मनाई जाती है, बकरीद और ईद उल फितर। ईद उल फितर का त्योहार रमजान के महीने के बाद आता है। रमजान के महीने में सभी मुसलमान रोजा रखते हैं। वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक सभी तब तक कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। सूर्योदय से पूर्व जो कुछ खाया पिया जाता है उसे सहरी कहते हैं। शाम को जिन वस्तुओं से रोजा खुलता है उसे अफ्तारी कहते हैं। इसी महीने में लोग ज़कात भी देते हैं। इसे इस्लाम धर्म का प्रमुख कर्तव्य माना जाता है। रमजान के बाद शुक्ल पक्ष का पहला चांद दिखाई देने के अगले दिन ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाता है। शाही ईमान द्वारा चांद दिखाई देने की घोषणा के साथ लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसके बाद बाजारों में चहल पहल और बढ़ जाती है। ईद के दिन घरों में विशेष रूप से सेवैयां बनाई जाती हैं। इस दिन बच्चे बूढ़े नए कपड़े पहनकर ईदगाह और मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं। नमाज पढ़ने के बाद सभी एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक देते हैं। ईद एकता, भाईचारे और प्रेम का संदेश देने वाला त्योहार है। इसे हम सबको मिलजुल कर मनाना चाहिए। छठा है हमारा स्वस्थ जीवन। मनुष्य जीवन में सदैव सुख की चाहत करता है, लेकिन यह जान लेना चाहिए कि सुख पाने के लिए कार्य करना आवश्यक है। कर्म किया जाता है। स्वस्थ शरीर से और स्वस्थ शरीर निर्भर करता है स्वस्थ रक्षा पर। रोगी शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। पढ़ाई लिखाई, खेलकूद, कृषि, बागवानी, दुकानदारी और यहाँ तक कि ईश्वर की भक्ति भी अस्वस्थ और रोगी व्यक्ति से नहीं हो सकती। शरीर के स्वस्थ रहने पर मन उदास रहने लगता है। मन किसी काम में भी नहीं लगता। अतः शरीर को स्वस्थ रखना परम आवश्यक यानी सबसे आवश्यक है। स्वास्थ्य रक्षा के लिए स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। दिन भर काम करने से हमारा शरीर पसीने से भर जाता है, कपड़े मैले हो जाते हैं। इनसे शरीर के रोगों के कीटाणु पनपते हैं। यदि हम नित्य स्नान नहीं करते हैं तथा धुले साफ वस्त्र नहीं पहनते हैं तो शरीर में रोग फैलने स्वाभाविक है। इसके साथ साथ घर और घर के आसपास की सफाई भी आवश्यक है। श्वास हेतु शुद्ध वायु और पीने हेतु जल भी स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। शरीर को स्वस्थ बनाने का एक साधन व्यायाम है। व्यायाम से मांसपेशियां सुगठित होती हैं और रक्त संचार ठीक रहता है। खेल, प्रातः भ्रमण, दौड़, दंड बैठक आदि शरीर का अच्छा व्यायाम हो जाता है। योगासन भी शरीर को स्वस्थ रखने का उत्तम साधन है। अगला है हमारा
वसंत ऋतु। हमारे देश में 6 मुख्य ऋतु हैं: ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत और वसंत। इसमें वसंत को ऋतुराज की उपाधि दी गई है, यानी ऋतुओं का राजा। यह ऋतु नया उल्लास और नई उमंग लेकर आती है। प्रकृति जब अपनी यौवन अवस्था में आती है तो उसे वसंत ऋतु कहा जाता है। वसंत का आवागमन मार्च अप्रैल में होता है। इन महीनों में न तो अधिक गर्मी होती है और न ही अधिक सर्दी। इस समय दिन और रात बराबर होते हैं। इस शुभ अवसर पर मलय पर्वत की सुगंध से लता कुंज महक उठते हैं। सरसों के पीले पीले फूल लहला उठते हैं, मानो पृथ्वी ने पीले रंग की चुनरी ओढ़ रखी है। खेतों की हरियाली, फूलों की मुस्कान, कोयल की कूहू, पपीहे का वसंत राग सुनकर प्रत्येक प्राणी झूम उठता है। शिशिर ऋतु में पेड़ पौधों के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और वसंत के प्रारंभ होते ही पेड़ नए नए पत्तों से भर जाते हैं। चारों ओर नए नए पत्ते और फूल अपनी सुगंध बिखेरने लगते हैं। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं और भौरों की गुंजार सुनाई देती है। यह ऋतु बसंत पंचमी के दिन से प्रारंभ होती है। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा ने संसार की रचना की थी। लोग घरों में पीले रंग के वस्त्र धारण कर प्राकृतिक सौंदर्य से मेल रखने की चेष्टा करते हैं। युवतियां पीली साड़ियों में लता के समान झूम उठती हैं। लता यानी डालिया। वसंत का धार्मिक महत्व है। वसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा भी की जाती है। रंगों का त्योहार होली वसंत की शोभा को दुगना कर देता है। वैसाखी का पर्व भी इसी ऋतु में मनाया जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह ऋतु बहुत महत्वपूर्ण है। 8वां हमारा निबंध है स्वाधीनता दिवस। स्वाधीनता दिवस को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है। इस दिन हम आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होने पर इस दिवस को भारतीय स्वतंत्रता या स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिवस को विद्यालय और कॉलेजों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भारत की राजधानी दिल्ली में मनाया जाने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखते ही बनता है। लाल किले से भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्र के नाम संदेशा देते हैं। इस दिन विद्यालय में बाहर होने वाले आयोजन विद्यालय के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र ध्वज को फहराकर सबसे प्रमुख होता है। राष्ट्र ध्वज फहराने के बाद प्रधानाचार्य अपना भाषण देते हैं। प्रधानाचार्य अपने भाषण में स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं तथा राष्ट्र के प्रति हर नागरिक के कर्तव्य के बारे में उन्हें बताते हैं। विद्यालय के छात्रों द्वारा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम देशभक्ति के भावों से भरे होते हैं, जिनमें भाषण, समूह गान एवं समूह नृत्य आदि आकर्षक होते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद विद्यालय प्रशासन द्वारा मिष्ठान यानी मिठाई वितरित की जाती है। तत्पश्चात हंसते खेलते हुए छात्र छात्राएं अपने घरों को प्रस्थान करते हैं। इस तरह हमने देखा कि यहाँ पर सभी निबंध क्रमबद्ध रूप से लिखे गए थे। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा यह पाठ निबंध लेखन यानी ऐसे राइटिंग भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।